कभी आपने अंधेरे को सुना है? उसकी सांसों की आवाज, उसके सन्नाटे की गूंज और उस अजनबी साए की फुसफुसाहट। कहते हैं ना, डर किसी चीज का नाम नहीं, एक एहसास होता है। लेकिन कोई आपको देख रहा हो हर पल, हर कोने से। ये जो एहसास है ना, ये डर नहीं, ये उसकी मौजूदगी है। कई कहानियां हम तक आती हैं, पर कुछ कहानियां हमारे अंदर उतर जाती हैं। और जो कहानी आज आप सुनने जा रहे हैं, वो उन कहानियों में से एक है जो सुनी नहीं जाती, झेली जाती है। ये कोई फिल्मी किस्सा नहीं, ये वो सच है जिसे लोगों ने छुपा दिया, कागजों में नहीं मिला। और जो भी इसके करीब गया, या तो लौटा नहीं, या फिर ऐसा लौटा कि कभी हंसा ही नहीं। तो अगर आप अकेले हैं, अपनी कुर्सी की पीठ सीधी कर लीजिए और लाइट्स बंद कर दीजिए, क्योंकि ये कहानी वहीं से शुरू होती है जहां रोशनी खत्म होती है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसी कहानी में जो आपको डर और रहस्य के एक अनंत सफर पर ले जाएगी। आप और डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, आप लोग कहां से ये कहानी सुन रहे हैं, कमेंट पे जरूर बताएं। राजेश गुप्ता एक सरकारी नौकरी करने वाला इंसान था जो अपनी पत्नी सुनीता और 2 बच्चों के साथ दिल्ली में रहता था। राजेश की उम्र 35 साल थी और वह एक मेहनती आदमी था। उसके घर में उसकी पत्नी सुनीता, जो 28 साल की थी, उसका 10 साल का बेटा आर्यन और 6 साल की बेटी प्रिया रहते थे। राजेश के पिता रामेश्वर गुप्ता, जो 70 साल के थे, वे भी उनके साथ ही रहते थे। राजेश का पिता एक रिटायर्ड टीचर था जो बहुत ही शांत और समझदार इंसान था। वह हमेशा बच्चों को अच्छी बातें सिखाता था और घर में सभी उसकी इज्जत करते थे। सुनीता एक गृहिणी थी जो घर का पूरा ख्याल रखती थी। वह बहुत ही दयालु और मेहनती औरत थी। एक दिन राजेश के चाचा जी का फोन आया। उन्होंने बताया कि उनके गांव में एक बहुत पुराना घर है जो उनके दादाजी का था। यह घर बहुत बड़ा था और काफी समय से खाली पड़ा था। चाचा जी ने कहा कि अगर राजेश चाहे तो वह इस घर में रह सकता है, क्योंकि दिल्ली में किराया बहुत ज्यादा था। राजेश ने सोचा कि यह एक अच्छा मौका है। उसने अपनी पत्नी से बात की और सुनीता ने भी हामी भर दी। बच्चे भी गांव में रहने के लिए खुश थे, क्योंकि वहां उन्हें खेलने के लिए बहुत जगह मिलती। गांव का नाम था रामपुर और यह उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा गांव था। यहाँ के लोग बहुत ही सीधे साधे थे और सभी एक दूसरे की मदद करते थे। गांव में एक प्राइमरी स्कूल था जहां बच्चे पढ़ सकते थे। राजेश ने अपना ट्रांसफर गांव के पास के शहर में करवा लिया और पूरा परिवार गांव जाने की तैयारी करने लगा। सुनीता ने सारा सामान पैक किया और बच्चों को भी गांव जाने के लिए तैयार किया। जब वे गांव पहुंचे तो चाचा जी ने उनका स्वागत किया। चाचा जी ने उन्हें घर दिखाया। यह घर बहुत ही बड़ा था और इसमें कुल 10 कमरे थे। घर के सामने एक बहुत बड़ा आंगन था और पीछे एक बगीचा था। घर की दीवारें बहुत मोटी थीं और छत बहुत ऊंची थी। चाचा जी ने बताया कि यह घर 100 साल पुराना है और इसे राजेश के परदादा जी ने बनवाया था। उस समय यह गांव का सबसे बड़ा घर था, लेकिन पिछले 30 सालों से यह घर खाली पड़ा था, क्योंकि राजेश के दादाजी की मृत्यु के बाद कोई इसमें रहने नहीं आया था। राजेश ने घर को देखा और उसे बहुत पसंद आया। घर में बिजली और पानी की सुविधा थी। कुछ मरम्मत की जरूरत थी, लेकिन कुल मिलाकर घर रहने लायक था। सुनीता को भी घर अच्छा लगा। उसने कहा कि यहाँ बच्चों को खेलने के लिए बहुत जगह है और हवा भी साफ है। बच्चे तो पूरे घर में दौड़ लगा रहे थे और बहुत खुश थे। राजेश के पिता रामेश्वर जी ने कहा कि यह घर उनके पिता का है और वे यहाँ रहकर खुश होंगे। उन्होंने कहा कि गांव में रहकर वे अपने बचपन को याद कर सकेंगे। राजेश के परिवार ने घर में अपना सामान रखा और घर की सफाई शुरू की।
सुनीता और राजेश ने मिलकर पूरे घर को साफ किया। बच्चों ने भी अपने माता पिता की मदद की। शाम को गांव के लोग मिलने आए। उन्होंने राजेश के परिवार का स्वागत किया और कहा कि वे यहाँ रहकर खुश रहेंगे। गांव के मुखिया ने भी आशीर्वाद दिया। रात के खाने के बाद सभी अपने अपने कमरे में सोने चले गए। राजेश और सुनीता ने मुख्य कमरा लिया था। आर्यन और प्रिया का कमरा उसके पास वाला था। दादाजी का कमरा सबसे अंत में था। रात को लगभग 2 बजे राजेश की नींद खुली। उसे लगा कि कहीं से कोई आवाज आ रही है। उसने ध्यान से सुना तो लगा कि कोई चल रहा है। आवाज ऐसी थी जैसे कोई नंगे पैर फर्श पर चल रहा हो। राजेश ने सोचा कि शायद दादाजी पानी पीने गए हैं, लेकिन आवाज बहुत देर तक आती रही। राजेश उठा और दरवाजा खोलकर बाहर देखा। बाहर कोई नहीं था। उसने दादाजी के कमरे में जाकर देखा। दादाजी गहरी नींद में सो रहे थे। उसने बच्चों के कमरे में भी देखा, वे भी सो रहे थे। राजेश को लगा कि शायद उसे गलत लगा है। वह वापस अपने कमरे में चला गया, लेकिन जैसे ही वह लेटा फिर से आवाज आने लगी। इस बार आवाज और भी साफ थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई घर के अंदर ही इधर उधर घूम रहा हो। राजेश की घबराहट बढ़ गई। उसने सुनीता को जगाया। सुनीता ने भी आवाज सुनी। उसको भी डर लगा। दोनों ने मिलकर पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन कोई नहीं मिला। सारे दरवाजे अंदर से बंद थे। राजेश ने सोचा कि शायद चूहे या कोई जानवर हो, लेकिन आवाज इंसान के चलने जैसी थी। सुनीता ने कहा कि हो सकता है कि नए घर में आने की वजह से उन्हें गलत लग रहा हो। वे दोनों वापस सो गए, लेकिन सुबह तक आवाज आती रही। कभी कभी लगता था कि कोई कमरे में सामान हिला रहा है। सुबह राजेश को काम पर जाना था। उसने रात की बात किसी को नहीं बताई, लेकिन सुनीता परेशान थी। उसने बच्चों से पूछा कि कहीं उन्होंने भी कोई आवाज सुनी है। प्रिया ने कहा कि उसे भी लगा था कि कोई उसके कमरे में आया था, लेकिन जब उसने देखा तो कोई नहीं था। आर्यन ने कहा कि उसे तो कुछ नहीं लगा। दादाजी ने कहा कि पुराने घरों में ऐसी आवाजें आती रहती हैं, यह कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सुनीता को यकीन नहीं हो रहा था। दिन भर सुनीता ने घर का काम किया। उसने देखा कि कुछ सामान अपनी जगह से हिल गया था। उसने जो कप रसोई में रखा था वह दूसरी जगह था। उसने जो कपड़े तह करके रखे थे वे बिखरे हुए थे। शाम को राजेश काम से वापस आया। सुनीता ने उसे सारी बात बताई। राजेश ने समझाया कि नए घर में रहने से ऐसा लग सकता है, लेकिन सुनीता को यकीन नहीं हो रहा था। रात को फिर से वही आवाज आई। इस बार आवाज और भी तेज थी। लग रहा था कि कोई घर के अंदर बहुत तेजी से चल रहा है। राजेश उठा और टॉर्च लेकर बाहर गया। उसने पूरे घर में देखा। अचानक उसे लगा कि रसोई से कोई आवाज आ रही है। वह रसोई में गया तो देखा कि बर्तन अपने आप हिल रहे हैं। राजेश का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सुनीता को आवाज लगाई। सुनीता भी आई। दोनों ने देखा कि बर्तन अपने आप हिल रहे हैं। अचानक एक गिलास गिरकर टूट गया। राजेश और सुनीता डर गए। वे जल्दी से अपने कमरे में वापस चले गए। उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन आवाज और भी बढ़ गई। अब लग रहा था कि कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। राजेश ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन हवा बहुत तेज चल रही थी। सुनीता ने कहा कि वे यहां से चले जाएं, लेकिन राजेश ने कहा कि वे अभी अभी आए हैं। उसने कहा कि हो सकता है कि यह कोई प्राकृतिक घटना हो, लेकिन सुनीता को डर लग रहा था। अगले दिन राजेश ने गांव के बुजुर्गों से बात की। उसने पूछा कि इस घर के बारे में क्या कहा जाता है, क्या यहाँ पहले भी कोई अजीब घटना हुई है। गांव के एक बुजुर्ग श्यामदास ने राजेश को एक तरफ ले जाकर कहा कि इस घर में बहुत पुरानी बात है। उन्होंने बताया कि राजेश के परदादा जी के समय में इस घर में एक नौकरानी काम करती थी। श्यामदास ने बताया कि नौकरानी का नाम गीता था। वह बहुत ही मेहनती और अच्छी औरत थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह इस घर को अपना घर समझती थी और सभी का बहुत ख्याल रखती थी। एक दिन गीता की तबीयत खराब हो गई। उसको बहुत तेज बुखार आया। उस समय गांव में डॉक्टर नहीं था। राजेश के परदादा जी ने उसका इलाज कराने की कोशिश की, लेकिन गीता की हालत बिगड़ती गई। 3 दिन बाद गीता की मृत्यु हो गई। राजेश के परदादा जी ने उसका अंतिम संस्कार किया।
लेकिन गीता की मृत्यु के बाद से घर में अजीब घटनाएं होने लगी। श्यामदास ने बताया कि रात को कोई चलने की आवाज आती थी, सामान अपनी जगह से हिल जाता था, कभी कभी लगता था कि कोई रसोई में काम कर रहा है। राजेश के परदादा जी को समझ आ गया था कि यह गीता की आत्मा है। वह अभी भी इस घर की देखभाल करना चाहती थी, लेकिन परदादा जी को डर नहीं लगता था क्योंकि वे जानते थे कि गीता उनका नुकसान नहीं कर सकती। श्यामदास ने कहा कि जब राजेश के दादाजी की मृत्यु हुई तब से घर खाली पड़ा है, लेकिन गीता की आत्मा अभी भी वहां है। वह अभी भी घर की रक्षा करती है। राजेश को यह बात सुनकर बहुत हैरानी हुई, लेकिन उसे समझ आ गया कि जो आवाजें वे सुन रहे थे वह गीता की आत्मा थी। श्यामदास ने कहा कि गीता की आत्मा नुकसान नहीं करती, वह बस घर की देखभाल करना चाहती है। लेकिन अगर आप चाहें तो किसी पंडित जी से पूछ सकते हैं। बेटा, अगर तुम गीता की पूरी कहानी जानना चाहते हो तो कमला से मिलो। वह गीता की सबसे करीबी दोस्त थी और अब भी गांव के बाहरी हिस्से में रहती है। रामपुर गांव की सुबह धुंधली और शांत थी। सूरज की किरणें पुराने घर की मोटी दीवारों पर पड़ रही थीं और आंगन में बगीचे की हल्की हल्की खुशबू फैल रही थी। राजेश पिछले कुछ दिनों से गीता की आत्मा के बारे में सोच रहा था। श्यामदास के साथ बातचीत ने उसके मन में कई सवाल खड़े कर दिए थे। गीता की आत्मा इस घर में क्यों बंधी थी? उसका इस घर से इतना गहरा लगाव क्यों था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उसकी मृत्यु के पीछे कोई गहरा रहस्य था? राजेश ने सुनीता से इस बारे में बात की। सुनीता, मुझे लगता है कि हमें गीता के बारे में और जानना चाहिए। श्यामदास ने जो बताया वह तो बस एक झलक थी। अगर हमें इस घर में शांति से रहना है तो हमें गीता की पूरी कहानी पता करनी होगी। सुनीता ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता थी। राजेश, मुझे डर लगता है। अगर गीता की कहानी बहुत दुखद हुई तो क्या हम इसे सुन पाएंगे? बच्चों को भी तो डर लग सकता है। हम बच्चों को नहीं बताएंगे, राजेश ने समझाया, लेकिन हमें सच जानना जरूरी है। गीता हमारी मदद कर रही है, लेकिन उसकी आत्मा को शांति चाहिए। शायद उसकी कहानी जानने से हमें कोई रास्ता मिले। उसी दिन दोपहर को राजेश गांव में निकला। श्यामदास ने उसे बताया था कि गांव में एक बुजुर्ग महिला कमला अभी भी जीवित थी, जो गीता की बचपन की दोस्त थी। कमला अब 60 साल की हो चुकी थी और गांव के बाहरी हिस्से में एक छोटे से मिट्टी के घर में रहती थी। राजेश ने तय किया कि वह कमला से मिलकर गीता की कहानी के बारे में पूछेगा। कमला का घर गांव के एक शांत कोने में था, जहां बरगद का एक पुराना पेड़ छाया देता था। घर की दीवारें मिट्टी की थीं और छत पर खप्पर की टाइलें बिछी थीं। दरवाजे के पास एक छोटा सा तुलसी का पौधा था, जिसके चारों ओर मिट्टी में पूजा के लिए चंदन और कुमकुम की रेखाएं बनाई गई थीं। राजेश ने दरवाजे पर हल्की सी खटखट की। कौन है? एक कमजोर लेकिन गहरी आवाज आई। मैं राजेश गुप्ता, रामेश्वर गुप्ता का बेटा, आपके पास गीता के बारे में बात करने आया हूं, राजेश ने जवाब दिया। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। कमला एक साधारण सूती साड़ी में थी। उसके बाल सफेद हो चुके थे और चेहरे पर समय की लकीरें साफ दिख रही थीं। उसकी आंखें गहरी थीं, जैसे कई अनकही कहानियां छुपाए हुए हों। आओ बेटा, बैठो, उसने कहा और एक चारपाई की ओर इशारा किया। राजेश चारपाई पर बैठ गया। कमला ने एक मटके से पानी निकाला और उसे एक लोटे में दिया। तुम गीता के बारे में क्यों पूछ रहे हो? उसने पूछा। उसकी आवाज में हल्का सा संकोच था। आंटी, हम उस पुराने घर में रहने आए हैं। वहां कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं। हमें लगता है कि गीता की आत्मा अभी भी वहां है। मैं उसकी कहानी जानना चाहता हूं ताकि हम उसे शांति दे सकें, राजेश ने गंभीरता से कहा। कमला की आंखें नम हो गईं। उसने गहरी सांस ली और कहा, गीता मेरी सबसे प्यारी दोस्त थी। उसकी कहानी सुनने के लिए हिम्मत चाहिए बेटा। यह कोई साधारण कहानी नहीं है। यह दुख, अन्याय और एक मासूम आत्मा की त्रासदी की कहानी है, राजेश ने कहा। मैं सुनना चाहता हूं आंटी, पूरी सच्चाई। कमला ने दीवार की ओर देखा, जैसे वह अतीत में खो गई हो। फिर उसने शुरू किया। गीता और मैं बचपन से दोस्त थी। हम दोनों इस गांव में एक साथ बड़े हुए। गीता बहुत सुंदर थी।
लेकिन उसकी सुंदरता से ज्यादा उसका दिल सुंदर था। वह हमेशा दूसरों की मदद करती थी। उसका परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता एक मजदूर थे और माँ बीमारी की वजह से जल्दी चल बसी थी। गीता को अपने छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। जब गीता 16 साल की थी तब उसे काम की तलाश में उस पुराने घर में नौकरी मिली। उस समय घर का मालिक था ठाकुर रघुवीर सिंह। वह लगभग 35 साल का था, एक अमीर और रसूखदार आदमी, लेकिन उसका स्वभाव क्रूर और दुष्ट। गांव में लोग उससे डरते थे। वह अकेला रहता था, कोई परिवार नहीं, बस अपने ऐशो आराम के लिए जीता था। कमला की आवाज में गुस्सा और दुख मिश्रित था। गीता को वहां अच्छे पैसे मिलते थे। उसे सिर्फ एक आदमी की देखभाल करनी थी, इसलिए उसने सोचा कि यह काम आसान होगा। वह हर सुबह घर की सफाई करती, खाना बनाती और ठाकुर के कपड़े धोती। लेकिन उसे जल्दी ही पता चल गया कि ठाकुर कोई साधारण इंसान नहीं था। ठाकुर रघुवीर हर रात अपने बंगले में नई नई लड़कियों को बुलाता था। गांव के लोग चुपके चुपके बात करते थे कि वह अपनी ताकत और पैसे का गलत इस्तेमाल करता था। गीता को यह सब देखकर घिन आती थी। हर सुबह जब वह ठाकुर के बेडरूम को साफ कर जाती तो वहां बिखरे हुए बिस्तर, तकिए, चादरें और कपड़े देखकर उसे अंदाजा हो जाता था कि रात को क्या हुआ होगा। फिर भी गीता चुपचाप अपना काम करती। उसे अपने परिवार की जरूरत थी और वह पैसे के लिए वहां रुकी। कमला ने एक पल के लिए रुककर पानी पिया। उसकी आंखें अब और गीली थीं। फिर आया गीता का 20वां जन्मदिन। उस दिन वह बहुत खुश थी। उसने अपनी माँ की पुरानी साड़ी पहनी थी, जो उसने बड़े जतन से संभाल कर रखी थी। वह साड़ी हल्के नीले रंग की थी, जिसमें छोटे छोटे फूल बने थे। गीता ने अपने बालों में गजरा लगाया था और उसकी मुस्कान उस दिन कुछ ज्यादा ही चमक रही थी। ठाकुर ने उसे देखा और पूछा, आज इतना सज संवर कर कहाँ जा रही हो? गीता ने मासूमियत से बताया कि आज उसका जन्मदिन है और वह 20 साल की हो गई है। ठाकुर ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ गलत था। उसने गीता को कहा कि वह उसके लिए कुछ खास करेगा। उस दिन उसने शहर से एक बड़ा सा केक मंगवाया। गीता हैरान थी। उसे समझ नहीं आया कि ठाकुर, जो हमेशा उससे सख्ती से बात करता था, आज इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रहा है। शाम को ठाकुर ने गीता को बुलाया और कहा कि वह केक काटे। गीता को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने मना नहीं किया। उसने केक काटा और ठाकुर ने उसे एक गिलास शरबत दिया। गीता ने शरबत पी लिया, लेकिन कुछ देर बाद उसे चक्कर आने लगे। उसे होश नहीं रहा कि क्या हो रहा है। ठाकुर ने उसका फायदा उठाया। उसने गीता को उसी बेडरूम में ले जाया जहां वह हर रात दूसरी लड़कियों को लाता था। उस रात गीता उस बिस्तर पर थी जिसे वह हर सुबह साफ करती थी। कमला की आवाज कांप रही थी। सुबह जब होश आया तो वह टूटी हुई थी। उसे समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ। वह रोती रही, अपने आप को कोसती रही। उसने उस बिस्तर को देखा जो अब उसके लिए एक दुखद सच्चाई बन गया था। वह नहाने गई, घंटों तक अपने शरीर को रगड़ती रही, जैसे वह उस रात को धो देना चाहती हो, लेकिन वह दाग उसके दिल पर लग चुका था। उसके बाद गीता ने ठाकुर से दूरी बनानी शुरू की। वह चुपचाप अपना काम करती, लेकिन ठाकुर से आंखें नहीं मिलाती थी। ठाकुर को गीता की यह दूरी पसंद नहीं आई। वह उसे ताने मारता, उसका मजाक उड़ाता। गीता चुप रहती, लेकिन उसके अंदर डर और गुस्सा बढ़ता जा रहा था। फिर एक रात ठाकुर को कोई दूसरी लड़की नहीं मिली। उसने गीता को फिर से अपने पास बुलाया। गीता ने मना किया, लेकिन ठाकुर ने उसका हाथ पकड़ लिया। गीता ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन ठाकुर ने उस पर हमला कर दिया। गीता चीखी, लेकिन उस बंगले में कोई सुनने वाला नहीं था। ठाकुर का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने गीता का गला दबा दिया। गीता की सांसें थम गईं। कमला अब रो रही थी, लेकिन ठाकुर की क्रूरता यही नहीं रुकी। उसने गीता की मृतदेह के साथ भी गलत काम किया। 2 दिन तक उसने उसकी लाश को उसी बंगले में छुपाए रखा। फिर उसने रात के अंधेरे में बगीचे में एक गड्ढा खोदा
और गीता को वहां दफना दिया। उसने सबूत मिटाने की कोशिश की, लेकिन गीता की आत्मा उस घर में कैद हो गई। गांव वालों को शक हुआ, लेकिन ठाकुर इतना ताकतवर था कि कोई उससे सवाल नहीं कर सका। गीता का परिवार टूट गया। उसके छोटे भाई बहनों को लगा कि वह कहीं भाग गई है। मैंने कई बार कोशिश की कि गीता की सच्चाई सामने आए, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था। कमला ने राजेश की ओर देखा। बेटा, गीता की आत्मा उस घर में इसलिए है क्योंकि उसे इंसाफ नहीं मिला। वह उस घर को अपना मानती थी, लेकिन उसकी जिंदगी छीन ली गई। वह चाहती है कि उस घर में अब कोई बुराई ना आए। राजेश की आंखें नम थीं। उसने कमला के हाथ को पकड़ा और कहा, आंटी, मैं गीता को इंसाफ दिलाने की कोशिश करूंगा। वह हमारी रक्षा कर रही है और अब हम उसकी मदद करेंगे। कमला ने कहा, बेटा, गीता को अब इंसाफ से ज्यादा शांति चाहिए। वह नहीं चाहती कि कोई और दुखी हो। तुम बस उस घर में प्यार और खुशी बनाए रखो। गीता वही चाहती है। राजेश ने सिर हिलाया और कमला को धन्यवाद दिया। वह घर लौटा, लेकिन उसका मन भारी था। उसने सुनीता को सारी बात बताई। सुनीता भी गीता के दुख को सुनकर रो पड़ी। राजेश, हमें गीता के लिए कुछ करना होगा। वह इतना कुछ सहकर भी हमारी मदद कर रही है। उसी रात राजेश ने गीता से बात की। गीता, मैंने तुम्हारी कहानी सुनी। तुमने बहुत दुख झेला है, लेकिन अब तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो। हम तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। अचानक कमरे में हल्की सी हवा चली। एक मधुर आवाज आई, मैं तुम्हारी आभारी हूं राजेश। मुझे बस यही चाहिए था, एक परिवार जो इस घर को प्यार से भरे। इसके बाद गीता की आत्मा और शांत हो गई। वह अब रात में आवाजें नहीं करती थी, लेकिन उसकी मौजूदगी हमेशा महसूस होती थी। राजेश और सीए की सुनीता ने तय किया कि वे गीता की याद में घर के बगीचे में एक छोटा सा तुलसी का मंदिर बनाएंगे, जहां गीता की आत्मा को शांति मिले। राजेश ने गांव के पंडित जी से बात की। पंडित जी का नाम गोपाल शर्मा था। वे बहुत ही जानकार और समझदार व्यक्ति थे। राजेश ने उन्हें सारी बात बताई। पंडित जी ने कहा कि यह कोई बुरी आत्मा नहीं है, ये एक अच्छी आत्मा है जो इस घर की रक्षा करना चाहती है। उन्होंने कहा कि गीता का इस घर से बहुत प्रेम था, इसलिए वह अभी भी यहाँ है। पंडित जी ने समझाया कि कुछ आत्माएं अपने प्रेम की वजह से इस दुनिया में रह जाती हैं। वे किसी का नुकसान नहीं करती, बल्कि सुरक्षा करती हैं। उन्होंने कहा कि अगर राजेश चाहे तो वह गीता की आत्मा को शांति दे सकते हैं, लेकिन पहले उन्हें यह जानना होगा कि आत्मा क्या चाहती है। पंडित जी कि राजेश को गीता से बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब रात को आवाज आए तो डरना नहीं चाहिए, बल्कि गीता से पूछना चाहिए कि वह क्या चाहती है। राजेश ने पंडित जी की बात मानी। उसने सुनीता को भी समझाया कि गीता उनका कुछ नहीं बिगाड़ेगी, वह सिर्फ घर की देखभाल करना चाहती है। सुनीता को अभी भी डर लग रहा था, लेकिन राजेश ने उसे समझाया कि गीता एक अच्छी आत्मा है। उस रात राजेश ने हिम्मत करके गीता से बात करने की कोशिश की। जब आवाज आई तो राजेश ने कहा, गीता, तुम्हारी वजह से हमारा घर सुरक्षित है। हम तुम्हारे आभारी हैं, लेकिन तुम्हें शांति मिलनी चाहिए। गीता ने कहा, मुझे शांति तभी मिलेगी जब मैं देख लूंगी कि यह घर हमेशा खुशियों से भरा रहे। मैं चाहती हूं कि यहाँ हमेशा बच्चों की आवाज गूंजती रहे। राजेश ने समझा कि गीता को इस घर से बहुत प्रेम है। वह चाहती है कि यह घर हमेशा जीवंत रहे। अगले दिन से राजेश के घर में बहुत शांति हो गई। रात को कोई आवाज नहीं आती थी, लेकिन सुबह उठने पर सुनीता को लगता था कि कोई घर की सफाई कर गया है। बर्तन साफ हो जाते थे, घर में झाड़ू लग जाती थी, कपड़े तय हो जाते थे। सुनीता को समझ आ गया कि गीता रात को घर की सफाई करती है। बच्चों को भी अच्छा लगा, वे खेल कूद सकते थे। आर्यन ने कहा कि अब उसे डर नहीं लगता। प्रिया ने कहा कि वह गीता को धन्यवाद देना चाहती है। राजेश के पिता रामेश्वर जी ने कहा कि गीता एक अच्छी आत्मा है। उन्होंने कहा कि भगवान ने उसे इस घर की रक्षा के लिए भेजा है। गांव के लोगों को भी पता चल गया कि राजेश के घर में गीता की आत्मा है, लेकिन सभी को पता था कि गीता अच्छी है। कोई डरता नहीं था। एक दिन गांव में चोर आए। वे राजेश के घर में चोरी करने आए, लेकिन
जैसे ही वे घर में घुसे, उन्हें बहुत डर लगा। उन्हें लगा कि कोई उन्हें देख रहा है। चोर भाग गए। अगले दिन गांव के लोगों ने कहा कि गीता ने घर की रक्षा की है। राजेश को बहुत अच्छा लगा। राजेश, गीता हमारी इतनी मदद कर रही है, हमें गांव के मंदिर में जाकर पंडित जी से बात करनी चाहिए। शायद वे हमें बता सकें कि गीता की आत्मा को शांति कैसे मिल सकती है। कमला से गीता की कहानी सुनने के बाद राजेश का मन भारी था। वह गीता के दुखद अतीत को भूल नहीं पा रहा था। ठाकुर रघुवीर सिंह की क्रूरता और गीता की मासूमियत ने उसके दिल को छू लिया था। लेकिन साथ ही उसे यह भी समझ आ रहा था कि गीता की आत्मा इस घर में सिर्फ इसलिए नहीं थी कि उसका अंत दुखद था। वह इस घर और इसके लोगों से सच्चा प्यार करती थी। राजेश ने तय किया कि वह गीता की कहानी को और गहराई से समझेगा ताकि वह उसकी आत्मा को शांति दे सके। अगली सुबह राजेश और सुनीता गांव के पुराने मंदिर की ओर निकले। यह मंदिर गांव के बाहरी हिस्से में एक छोटी सी पहाड़ी पर था। मंदिर की सीढ़ियां पत्थर की थीं और ऊपर एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित था, जिसके चारों ओर बेलपत्र और फूल बिखरे हुए थे। मंदिर के पुजारी पंडित रामनाथ एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, जिनकी दाढ़ी सफेद थी और आंखों में गहरी शांति झलकती थी। गांव वाले कहते थे कि पंडित रामनाथ को गांव का हर राज पता है और वह आत्माओं की दुनिया से भी परिचित है। राजेश और सुनीता ने मंदिर में माथा टेका और पंडित जी के पास बैठ गए। मंदिर के बाहर एक बरगद का पेड़ था, जिसकी छाया में कुछ गांव वाले बैठे बातें कर रहे थे। हवा में अगरबत्ती की हल्की सी खुशबू थी और मंदिर की घंटियों की आवाज वातावरण को और पवित्र बना रही थी। पंडित जी, हम उस पुराने घर में रहने आए हैं, राजेश ने शुरू किया। हमें गीता की आत्मा के बारे में पता चला है। कमला आंटी ने हमें उसकी कहानी बताई, लेकिन हमें लगता है कि अभी भी कुछ बातें हैं जो हमें नहीं पता। क्या आप हमें गीता के बारे में और बता सकते हैं? पंडित रामनाथ ने गहरी सांस ली और अपनी माला को उंगलियों में घुमाते हुए कहा, गीता की कहानी इस गांव का एक काला अध्याय है बेटा, लेकिन वह सिर्फ एक नौकरानी नहीं थी। वह इस गांव की एक बेटी थी, जिसने अपने दुखों को चुपचाप सहा और फिर भी अपने कर्तव्य को निभाया। उसकी आत्मा इस घर में इसलिए है क्योंकि वह इसकी रक्षा करना चाहती है। लेकिन उसकी कहानी सिर्फ उस बंगले तक सीमित नहीं है, यह पूरे गांव से जुड़ी है। पंडित जी ने अपनी आंखें बंद की और अतीत में खो गए। ठाकुर रघुवीर सिंह इस गांव का सबसे ताकतवर आदमी था। उसके पास न सिर्फ पैसा था, बल्कि जमीन और रसूख भी था। लेकिन उसकी आत्मा काली थी। वह अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करता था। गांव की कई लड़कियां उसके डर से चुप रहती थीं। गीता की मृत्यु के बाद गांव वालों को शक हुआ कि ठाकुर ने कुछ गलत किया है, लेकिन कोई उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर सका। गीता की मृत्यु के कुछ महीने बाद ठाकुर के साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। पंडित जी ने आगे बताया, वह रात को चीखता था, कहता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। लोग कहते थे कि वह गीता की आत्मा थी जो उसे सजा दे रही थी। एक रात ठाकुर अपने बंगले में मृत पाया गया। उसका चेहरा डर से सफेद था, जैसे उसने कुछ भयानक देखा हो। गांव वालों का मानना था कि गीता की आत्मा ने उसे सजा दी। सुनीता ने कांपते हुए पूछा, पंडित जी, क्या गीता की आत्मा अब भी गुस्से में है? पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटी, गीता का दिल बहुत बड़ा था। वह गुस्सा नहीं रखती। वह सिर्फ अपने घर की रक्षा करना चाहती है, लेकिन उसकी आत्मा को शांति चाहिए। तुम अगर उस घर में प्यार और सम्मान बनाए रखोगे तो वह हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगी। पंडित जी ने एक और रहस्य खोला। इस मंदिर का गीता से गहरा नाता था। जब वह जीवित थी तो वह हर रविवार यहाँ आती थी। वह शिवलिंग पर जल चढ़ाती थी और अपने परिवार के लिए प्रार्थना करती थी। गांव वाले कहते थे कि गीता की प्रार्थनाएं इतनी सच्ची थीं कि भगवान शिव ने उसकी आत्मा को विशेष शक्ति दी। यही वजह है कि उसकी आत्मा आज भी इतनी ताकतवर है। गीता की मृत्यु के बाद मंदिर में एक अजीब घटना हुई। पंडित जी ने आगे कहा, एक रात जब मैं मंदिर में पूजा कर रहा था, मुझे एक मधुर आवाज सुनाई दी। वह गीता थी। उसने कहा,
पंडित जी, मैं इस गांव को कभी नहीं छोड़ूंगी। ये मेरा घर है। मैंने उससे पूछा कि उसे क्या चाहिए। उसने कहा कि वह सिर्फ अपने घर को सुरक्षित देखना चाहती है। राजेश और सुनीता हैरान थे। राजेश ने पूछा, पंडित जी, क्या हम गीता की आत्मा को शांति दे सकते हैं? पंडित जी ने कहा, हाँ बेटा, गीता को इंसाफ से ज्यादा प्यार चाहिए। तुम उस घर में एक छोटा सा पूजा स्थल बनाओ, जहां गीता की याद में एक दिया जलाया जाए। हर रविवार को इस मंदिर में आकर उसके लिए प्रार्थना करो। वह तुम्हें हमेशा आशीर्वाद देगी। बच्चों के साथ गीता का रिश्ता। मंदिर से लौटने के बाद राजेश और सुनीता ने बच्चों को गीता की कहानी का एक हल्का सा संस्करण बताया। उन्होंने यह नहीं बताया कि गीता के साथ क्या क्या हुआ, लेकिन इतना जरूर कहा कि गीता एक बहुत अच्छी आत्मा है जो इस घर की रक्षा करती है। उसी रात प्रिया को एक सपना आया। सपने में वह बगीचे में खेल रही थी और एक सुंदर औरत नीली साड़ी में उसके पास आई। उस औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिया, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। मेरे घर में हमेशा हंसते रहो। प्रिया ने सुबह मां को बताया कि वह गीता थी। सुनीता ने प्रिया को गले लगाया और कहा, गीता तुमसे बहुत प्यार करती है बेटी। कुछ दिन बाद आर्यन जंगल की ओर अपने दोस्तों के साथ खेलने गया। वह रास्ता भटक गया और अंधेरा होने लगा। उसे डर लगने लगा। अचानक उसे लगा कि कोई उसका हाथ पकड़कर उसे सही रास्ते पर ले जा रहा है। जब वह घर पहुंचा तो उसने मां को बताया कि एक औरत ने उसकी मदद की। सुनीता को समझ आ गया कि वह गीता थी। सुनीता ने पंडित जी की सलाह मानी और घर के बगीचे में एक छोटा सा तुलसी का मंदिर बनवाया। उसने वहां एक छोटी सी मूर्ति रखी जो गीता की याद में थी। हर सुबह वह वहां एक दिया जलाती और गीता के लिए प्रार्थना करती। उसे लगता था कि गीता उसकी प्रार्थनाएं सुन रही है। एक दिन सुनीता को बगीचे में एक पुराना लकड़ी का डिब्बा मिला। उसने उसे खोला तो उसमें कुछ पुराने पत्र थे। पत्रों पर गीता का नाम लिखा था। वे पत्र गीता ने अपने छोटे भाई बहनों के लिए लिखे थे, जिसमें उसने अपने सपनों और परिवार के लिए अपनी जिम्मेदारियों के बारे में बताया था। एक पत्र में लिखा था, मैं चाहती हूं कि तुम सब पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनो। मैं इस घर में काम करती हूं ताकि तुम्हारी जिंदगी बेहतर हो। सुनीता ने ये पत्र राजेश को दिखाए। राजेश ने कहा, हमें गीता के भाई बहनों को ढूंढना चाहिए। शायद वे अभी भी कहीं हैं। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से पूछताछ की और पता चला कि गीता का छोटा भाई गोपाल अब पास के शहर में एक छोटी सी दुकान चलाता है। राजेश और सुनीता गोपाल से मिलने गए। गोपाल अब 40 साल का था और एक साधारण सा आदमी था। जब राजेश ने उसे गीता की कहानी और पत्रों के बारे में बताया तो गोपाल की आंखें भर आईं। उसने कहा, दीदी हमारे लिए सब कुछ थी। जब वह गायब हो गई तो हमने सोचा कि शायद वह कहीं और चली गई, लेकिन हमें कभी नहीं पता था कि उनके साथ ऐसा हुआ। राजेश ने गोपाल को घर बुलाया और उसे गीता की आत्मा के बारे में बताया। गोपाल ने तुलसी मंदिर में माथा टेका और कहा, दीदी तुमने हमारी जिंदगी बचाई। अब तुम इस घर की रक्षा कर रही हो। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। कुछ समय बाद गांव में एक बड़ा मेला हुआ। मेला गांव के मैदान में था, जहां रंग बिरंगी दुकानें सजी थीं। बच्चे झूलों पर झूल रहे थे और औरतें मेहंदी लगवा रही थीं। लेकिन मेले में अचानक आग लग गई। एक दुकान में रखा गैस सिलेंडर फट गया और आग तेजी से फैलने लगी। लोग चीखने चिल्लाने लगे। उसी समय प्रिया और आर्यन मेले में थे। वे आग की लपटों में फंस गए। सुनीता और राजेश डर गए, लेकिन तभी एक ठंडी हवा चली और आग की लपटें अचानक कम होने लगी। लोगों को लगा कि कोई चमत्कार हुआ। प्रिया और आर्यन सुरक्षित बाहर आ गए। प्रिया ने बाद में बताया कि उसे लगा था कि कोई उसे आग से दूर ले गया। गांव वालों ने कहा, यह गीता की आत्मा थी, उसने बच्चों को बचाया। इस घटना के बाद गीता की आत्मा को गांव में और भी सम्मान मिलने लगा। लोग उसे एक रक्षक देवी की तरह मानने लगे। कुछ दिन बाद प्रिया बहुत बीमार हो गई। उसको तेज बुखार आया। राजेश और सुनीता बहुत परेशान हो गए। गांव में एक डॉक्टर नहीं था। रात को जब प्रिया की हालत बहुत खराब हो गई तो सुनीता रोने लगी। राजेश भी परेशान था। अचानक गीता की आवाज आई। गीता ने कहा, परेशान मत हो,
मैं प्रिया की देखभाल करूंगी। तुम गांव के बुजुर्गों से पूछो, उनके पास दवाई है। राजेश ने गांव के बुजुर्गों से पूछा। उन्होंने कुछ जड़ी बूटी दी। सुनीता ने प्रिया को दवाई दी। रात भर गीता प्रिया के पास रही। सुबह प्रिया का बुखार उतर गया। वह बिल्कुल ठीक हो गई। सुनीता ने गीता को धन्यवाद दिया। गीता ने कहा, यह मेरा घर है, मैं सभी की देखभाल करूंगी। इसके बाद राजेश के परिवार को एहसास हुआ कि गीता उनकी रक्षा करती है। वह सिर्फ घर की सफाई नहीं करती, बल्कि सभी का ख्याल रखती है। समय बीतता गया। राजेश का परिवार गीता के साथ खुशी से रहने लगा। गीता हमेशा उनकी मदद करती थी। जब भी कोई मुसीबत आती, गीता उनकी रक्षा करती। एक दिन आर्यन स्कूल से घर आते समय गिर गया। उसके घुटने में चोट लग गई। वह रो रहा था। अचानक उसे लगा कि कोई उसे सहारा दे रहा है। आर्यन घर पहुंचा। सुनीता ने उसकी पट्टी की। आर्यन ने बताया कि रास्ते में कोई उसकी मदद कर रहा था। सुनीता को समझ आ गया कि गीता ने आर्यन की मदद की है। गीता बच्चों से बहुत प्रेम करती थी। जब वे खेलते थे तो वह उन्हें देखती रहती थी। कभी कभी बच्चों को लगता था कि कोई उनके साथ खेल रहा है। दादाजी रामेश्वर को भी गीता से बहुत प्रेम था। वे कहते थे कि गीता एक देवी की तरह है। उन्होंने कहा कि भगवान ने उसे इस घर की रक्षा के लिए भेजा है। गांव के लोग भी गीता को मानते थे। जब भी कोई परेशानी होती, वे कहते थे कि गीता सभी की मदद करेगी। एक दिन राजेश ने गीता से पूछा, गीता, तुम्हें क्या चाहिए? तुम कब तक यहाँ रहोगी? गीता ने कहा, मैं तब तक यहाँ रहूंगी जब तक यह घर बना रहेगा। मैं चाहती हूँ कि यह घर हमेशा खुशियों से भरा रहे। राजेश ने कहा। कुछ महीने बाद राजेश के चाचा जी फिर से आए। उन्होंने कहा कि वे इस घर को बेचना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि शहर से कुछ लोग आए हैं जो इस घर को खरीदना चाहते हैं। राजेश बहुत परेशान हो गया। उसने कहा कि वह इस घर को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन चाचा जी ने कहा कि उन्हें पैसों की जरूरत है। उस रात गीता बहुत परेशान थी। वह बार बार आवाज कर रही थी। राजेश को लगा कि गीता को पता चल गया है कि घर बिक सकता है। राजेश ने गीता से कहा, गीता, मैं इस घर को नहीं छोड़ूंगा, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा। गीता ने कहा, अगर यह घर बिक गया तो नए लोग मुझे समझ नहीं पाएंगे, वे मुझसे डरेंगे। राजेश ने कहा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं इस घर को खरीदने की कोशिश करूंगा। लेकिन राजेश के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह घर खरीद सके। वह बहुत परेशान था। अगले दिन राजेश ने बैंक से लोन लेने की कोशिश की, लेकिन बैंक वाले ने कहा कि उसकी सैलरी कम है, वह इतना बड़ा लोन नहीं दे सकते। राजेश घर वापस आया। वह बहुत उदास था। सुनीता ने भी कहा कि वे कहीं और घर ढूंढ लेंगे, लेकिन राजेश को गीता के बारे में चिंता थी। उस रात गीता ने राजेश से कहा, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। राजेश ने पूछा, तुम कैसे मदद करोगी? गीता ने कहा, इस घर में कहीं धन छुपा है, यह मेरे मालिक का धन है, मैं तुम्हें दिखाऊंगी। राजेश को यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, सच में? गीता ने कहा, मैं तुम्हें सच कह रही हूं, आज रात मैं तुम्हें दिखाऊंगी। रात को गीता ने राजेश को बुलाया। उसने कहा, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दिखाती हूं। राजेश ने टॉर्च लिया और गीता के साथ गया। गीता ने उसे घर के पिछले हिस्से में एक कमरे में ले जाया। गीता ने कहा, यहाँ फर्श में एक छुपी हुई जगह है, वहां मेरे मालिक का धन है। राजेश ने फर्श को देखा। उसे कुछ खास नहीं लगा, लेकिन गीता ने कहा, यहां दबाओ। राजेश ने फर्श दबाया। अचानक फर्श का एक हिस्सा हिल गया। वहां एक छुपी हुई जगह थी। राजेश ने टॉर्च की रोशनी में देखा। वहां एक बड़ा संदूक था। उसने संदूक को निकाला। उसमें बहुत सारे पुराने सिक्के और गहने थे। गीता ने कहा, ये सब तुम्हारे परदादाजी का है, अब ये तुम्हारा है, इससे तुम घर खरीद सकते हो। राजेश बहुत खुश हो गया। उसने गीता को धन्यवाद दिया। अगले दिन राजेश ने पुराने सिक्कों और गहनों को एक जानकार को दिखाया। उसने कहा कि यह बहुत कीमती है, इसकी कीमत घर खरीदने के लिए काफी है। राजेश ने चाचा जी से बात की। उसने कहा कि वह घर खरीदना चाहता है। चाचा जी खुश हो गए। घर के कागजात राजेश के नाम हो गए। अब वह इस घर का मालिक था। राजेश ने गीता को बताया कि अब यह घर उसका है। गीता बहुत खुश थी। उसने कहा, अब मैं चैन से रह सकूंगी। गांव के लोग भी खुश थे। वे कहते थे कि गीता ने राजेश की मदद की है।
समय बीतता गया। राजेश का परिवार खुशी से रहने लगा। गीता हमेशा उनकी मदद करती थी, कोई परेशानी नहीं आती थी। आर्यन और प्रिया बड़े होने लगे। वे पढ़ाई में अच्छे थे। गीता हमेशा उनकी मदद करती थी। एक दिन प्रिया ने कहा, मम्मी, मैं गीता मौसी से बात करना चाहती हूँ। सुनीता ने कहा, तुम बात कर सकती हो, वह तुम्हारी बात सुनेगी। प्रिया ने कहा, गीता मौसी, आपका बहुत धन्यवाद, आप हमारी बहुत मदद करती हैं। गीता ने कहा, बेटी तुम मेरी बच्ची हो, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगी। आर्यन ने भी कहा, गीता मौसी, आप हमारी फैमिली का हिस्सा हैं। गीता बहुत खुश हुई। उसने कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। कुछ साल बाद आर्यन की शादी हो गई। उसकी पत्नी रीता भी इस घर में आ गई। रीता को शुरू में डर लगा जब उसे गीता के बारे में पता चला, लेकिन गीता ने रीता का बहुत स्वागत किया। उसने रीता की हर तरह से मदद की। रीता को समझ आ गया कि गीता एक अच्छी आत्मा है। कुछ समय बाद रीता के एक बेटा हुआ। गीता बहुत खुश हुई। उसने कहा, अब घर में फिर से बच्चे की आवाज गूंजेगी। गीता बच्चे की बहुत देखभाल करती थी। रात को जब बच्चा रोता था तो गीता उसे चुप कराती थी। रीता को बहुत आराम मिलता था। प्रिया की भी शादी हो गई, लेकिन वह कभी कभी घर आती थी। गीता उससे मिलकर बहुत खुश होती थी। दादाजी रामेश्वर बहुत बूढ़े हो गए थे। गीता हमेशा उनकी सेवा करती थी। जब उनकी मृत्यु हुई तो गीता बहुत दुखी हुई। एक दिन गीता ने राजेश से कहा, मैं अब जाना चाहती हूँ। राजेश को बहुत हैरानी हुई। उसने पूछा, क्यों, तुम यहाँ खुश नहीं हो? गीता ने कहा, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं बहुत साल से यहाँ हूँ, अब मुझे शांति चाहिए। राजेश ने कहा, तुम हमें छोड़कर कहाँ जाओगी? गीता ने कहा, मैं भगवान के पास जाऊंगी, लेकिन मैं हमेशा इस घर की रक्षा करूंगी। राजेश को बहुत दुख हुआ। उसने कहा, हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे? गीता ने कहा, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, तुम अब बड़े हो गए हो, तुम्हारे बच्चे भी बड़े हो गए हैं। राजेश ने कहा, लेकिन तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो। गीता ने कहा, मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगी और जब भी तुम्हें जरूरत होगी मैं आऊंगी। अगले दिन गीता ने सभी से विदा ली। उसने कहा, मैं जा रही हूं, लेकिन तुम सब मेरे दिल में हो। सुनीता रोने लगी। उसने कहा, गीता तुम मत जाओ। गीता ने कहा, मुझे जाना है, लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। बच्चों ने भी गीता को रोकने की कोशिश की, लेकिन गीता ने कहा, अब मेरा समय आ गया है। उस रात गीता ने आखिरी बार घर की सफाई की। उसने सभी का आशीर्वाद दिया, फिर वह चली गई। अगले दिन से घर में बहुत शांति हो गई। कोई आवाज नहीं आती थी, लेकिन सभी को लगता था कि गीता अभी भी यहाँ है। गीता के जाने के बाद राजेश के परिवार को बहुत दुख हुआ, लेकिन वे जानते थे कि गीता खुश है। कभी कभी बच्चों को लगता था कि गीता उनके साथ खेल रही है। कभी कभी रीता को लगता था कि कोई उसके बच्चे को दुलार कर रहा है। राजेश ने घर में गीता की एक तस्वीर लगवाई। हर दिन सभी उसे प्रणाम करते थे। गांव के लोग भी गीता को याद करते थे। वे कहते थे कि गीता एक देवी थी। पंडित जी ने कहा कि गीता को मोक्ष मिल गया है, उसने अपना कर्तव्य पूरा किया है। कई साल बीत गए। राजेश का परिवार खुशी से रहता था। घर में हमेशा खुशी का माहौल रहता था। आर्यन के 3 बच्चे हो गए। वे सभी इस घर में खेलते थे। कभी कभी उन्हें लगता था कि कोई उनके साथ खेल रहा है। प्रिया के भी 2 बच्चे हुए। जब वह घर आती थी तो बच्चे बहुत खुश होते थे। राजेश और सुनीता बूढ़े हो गए थे, लेकिन वे खुश थे कि उनका घर खुशियों से भरा है। एक दिन राजेश के पोते ने पूछा, दादाजी, गीता मौसी कौन थी? राजेश ने कहा, वह हमारी रक्षक थी, उसने हमारी बहुत मदद की थी। बच्चे ने पूछा, क्या वह वापस आएगी? राजेश ने कहा, वह हमेशा हमारे साथ है, हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन वह हमारी रक्षा करती है। एक दिन घर में चोर आए। वे रात को घर में घुसे, लेकिन अचानक उन्हें बहुत डर लगा। उन्हें लगा कि कोई उन्हें देख रहा है। चोर भाग गए। अगले दिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि उस घर में कोई भूत है। राजेश को समझ आ गया कि गीता ने घर की रक्षा की है। उसने गीता को धन्यवाद दिया। उस रात राजेश को गीता की आवाज सुनाई दी। उसने कहा, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगी। राजेश बहुत खुश हुआ। उसने कहा, गीता, तुम सच में हमारी रक्षक हो। गीता ने कहा, यह मेरा घर है, मैं इसकी रक्षा करूंगी। कई साल बाद राजेश बहुत बूढ़ा हो गया। उसकी मृत्यु का समय आ गया। उसने अपने बेटे आर्यन को बुलाया। राजेश ने कहा, बेटा, इस घर में गीता रहती है, वह हमारी रक्षा करती है।
तुम उसका सम्मान करना। आर्यन ने कहा, हाँ पिताजी, मैं गीता मौसी का सम्मान करूंगा। राजेश ने कहा, यह घर कभी मत बेचना, ये हमारी विरासत है। उसी रात राजेश की मृत्यु हो गई, लेकिन उसकी मृत्यु के समय उसे लगा कि गीता उसके पास है। गीता ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे परिवार की रक्षा करूंगी। राजेश की मृत्यु के बाद आर्यन घर का मुखिया बना। उसने गीता का बहुत सम्मान किया। घर में अब भी वही खुशी का माहौल था। बच्चे खेलते रहते थे, गीता उनकी रक्षा करती थी। एक दिन आर्यन के बेटे ने पूछा, पापा गीता मौसी कहाँ रहती है? आर्यन ने कहा, वह हमारे दिल में रहती है और इस घर में हमेशा रहेगी। बच्चे ने कहा, क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ? आर्यन ने कहा, हाँ, तुम उससे बात कर सकते हो, वह तुम्हारी बात सुनेगी। उस रात बच्चे ने गीता से कहा, गीता मौसी, आपका धन्यवाद, आप हमारी रक्षा करती हैं। गीता ने कहा, बेटा तुम सब मेरे बच्चे हो, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगी। समय बीतता गया, घर में नई पीढ़ी आती गई, लेकिन गीता हमेशा वहां रही। हर बच्चा गीता के बारे में सुनता था, हर बच्चा उसका सम्मान करता था। गीता सभी को प्यार करती थी। गांव के लोग भी गीता को देवी मानते थे। वे कहते थे कि वह एक भली आत्मा है। कई साल बाद भी जब कोई इस घर के बारे में पूछता था, लोग कहते थे कि यह घर धन्य है, यहाँ एक देवी रहती है। गीता का प्रेम कभी कम नहीं हुआ, वह हमेशा इस घर की रक्षा करती रही। आज भी जब कोई इस कहानी को सुनता है, उसे गीता के प्रेम का एहसास होता है। गीता ने दिखाया कि प्रेम मृत्यु से भी बड़ा होता है। गीता की कहानी सिखाती है कि अगर कोई सच्चे दिल से किसी की सेवा करे तो वह अमर हो जाता है। राजेश का परिवार आज भी उस घर में खुशी से रहता है। गीता आज भी उनकी रक्षा करती है। यह कहानी सच्चे प्रेम की है। गीता का प्रेम हमेशा उस घर में रहेगा। गीता ने सिखाया कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। जो दूसरों की सेवा करता है वह कभी मरता नहीं। इस कहानी को सुनकर हमें समझना चाहिए कि हमें भी दूसरों की सेवा करनी चाहिए, गीता की तरह प्रेम करना चाहिए। गीता की आत्मा आज भी उस घर में है, वह हमेशा वहां रहेगी, क्योंकि जहां सच्चा प्रेम होता है वहां देवता निवास करते हैं। ये कहानी खत्म होती है, लेकिन गीता का प्रेम कभी खत्म नहीं होगा। यह कहानी सच्चे प्रेम और सेवा का संदेश है। गीता जैसी आत्माएं हमेशा हमारी रक्षा करती हैं। हमें भी उनकी तरह दूसरों की सेवा करनी चाहिए। गीता, मैं राजेश हूं, मैं इस घर का नया मालिक हूं। तुम यहाँ क्यों हो? तुम क्या चाहती हो? अचानक आवाज रुक गई। फिर धीरे धीरे एक मधुर आवाज आई। गीता ने कहा, मैं इस घर की रक्षा करना चाहती हूँ, यह मेरा घर है, मैं यहाँ से नहीं जा सकती। राजेश ने कहा, तुम यहाँ रह सकती हो, लेकिन हमें डराना नहीं चाहिए। हम एक परिवार हैं, हम यहाँ खुशी से रहना चाहते हैं। गीता ने कहा, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती, मैं बस घर की सफाई करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि यह घर हमेशा साफ रहे। राजेश ने कहा, तुम घर की सफाई कर सकती हो, लेकिन रात को आवाज नहीं करना चाहिए, बच्चों को डर लगता है। गीता ने कहा, मैं समझ गई, मैं आवाज नहीं करूंगी, लेकिन मैं घर की देखभाल करूंगी। राजेश ने कहा, ठीक है, तुम घर की देखभाल कर सकती हो, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि तुम यहाँ हो। गीता ने कहा, मैं हमेशा यहाँ रहूंगी, मैं इस घर की रक्षा करूंगी, कोई बुराई यहाँ नहीं आ सकती। इसके बाद राजेश को बहुत अच्छा लगा। उसने सुनीता को भी बताया कि गीता ने वादा किया है कि वह आवाज नहीं करेगी।
कहानी खत्म हो गई, मगर वो साया अब भी यही है, कहीं पास, कहीं बहुत करीब। आपने सुना, महसूस किया, और अब शायद वो चीज आपके भीतर भी कुछ जगा गई है। कभी कभी कहानी खत्म नहीं होती, वो हमारे साथ चलने लगती है, हमारी सांसों में, हमारी नींदों में। और अगली बार जब आप अकेले होंगे, जब कोई दरवाजा अपने आप बंद होगा, जब बिना वजह आपकी धड़कन तेज हो जाएगी, तो याद रखना, शायद ये उसी कहानी की परछाई हो। अगर इस कहानी ने आपको डराया, चौंकाया या किसी भूली हुई याद को फिर से जगा दिया, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लगी और आप किस शहर या गांव से हमारी काली रात की कहानियां सुन रहे हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी हो सकता है आपके ही आसपास से निकली हो। हम फिर मिलेंगे एक और स्याह, सिहरन भरी काली रात में।